हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीएमएथ क्लासेस एंड सीएमएथ प्रैक्टिकल क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसको हम कहते हैं 11th के अंदर एडजस्टमेंट्स। इसको हम 11th में किस तरीके से एडजस्टमेंट्स को देखते हैं उस चीज पे कंसंट्रेट करेंगे, और किस तरीके से हम उसको जब प्रैक्टिकल वे में आते हैं, जब हम टेली में एंट्री करते हैं, बिजी सॉफ्टवेयर में कहीं भी हम एंट्री करते हैं, तो हम उसको किस तरीके से देखते हैं, उस एडजस्टमेंट्स को। क्या तरीके हैं जिनसे हम एडजस्टमेंट्स को सही से कर सकें कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट सही से रिफ्लेक्ट करे। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो जिसको ये टॉपिक पसंद आता है वो इसको चैनल को, मेरे सीएमएथ क्लासेस एंड सीएमएथ प्रैक्टिकल क्लासेस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राइट में आपके बेल आइकन है, उसको दबाएं और अपने दोस्तों को सबको आगे बताएं, और मुझे कमेंट करके बताएं अगर आपको कुछ नया पूछना हो, कुछ एक्सप्लेनेशन आपको मांगने हो। और अगर आपको अच्छा नहीं भी लगता तो भी कमेंट करें। कमेंट्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बोथ आर बेनिफिशियल फॉर अस, फॉर यू ऑल्सो एंड फॉर ऑल द वन जो देख रहे हैं उसको। तो स्टार्ट करते हैं हम एडजस्टमेंट से। सबसे आसान एडजस्टमेंट है इसके अंदर हमारी सैलरी की एडजस्टमेंट। हम लेके चलते हैं, देखते हैं क्या होता है सैलरी का। ठीक है, तो कोशिश करते हैं सैलरी वाली एडजस्टमेंट समझाने की। तो हमने अपने पूरे बोर्ड को दो पार्ट में डिवाइड किया है। इधर हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को लेके चलेंगे, यहाँ हम एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट्स को जो हम देख रहे हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है, उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्या होगा। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं भाई 11th में सबने पढ़ाई करी है, तो 11th के अंदर हम थ्योरेटिकली कैसे लेके चलते हैं, क्या होती थी। हम सबको याद होगा जब हम अपना ट्रेडिंग P&L बनाते थे, हम P&L से कंसंट्रेट करते हैं क्योंकि हम सैलरी की बात कर रहे हैं। अगर हम वेजेस की बात करेंगे तो हम ट्रेडिंग की बात करेंगे, और अगर हम सैलरी एंड वेजेस की बात करेंगे तो हम P&L की बात करेंगे, और हम वेजेस एंड सैलरीज की बात करेंगे तो हम ट्रेडिंग की बात करेंगे। क्लियर हो गई मेरी बात। 11th में ज्यादातर बच्चों ने ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट पढ़ा है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड P&L नहीं पढ़ा, क्योंकि आपका 11th का कोर्स सिर्फ ट्रेडिंग एंड P&L पे कंसंट्रेट करता है, मैन्युफैक्चरिंग को इंक्लूड नहीं करता। किसी किसी बुक में थोड़ा सा ग्लिम्स है, तो मैं भी उस पर बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहा, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनता है। पर हम जैसे प्रैक्टिकली एज अ सीए प्रैक्टिस करते हैं, तो हमने अच्छी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं देखा। हम सीधा वहां पे क्या देखते हैं, ट्रेडिंग एंड P&L। ठीक है, तो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट के ऊपर हम कंसंट्रेट करेंगे। तो यहाँ पे हम पहली एडजस्टमेंट जो हम देख रहे हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं एक सिंपल सी चीज से जिसको हम कहते हैं सैलरी। सबको उसके बारे में पता है। तो हमारी जो पहली एडजस्टमेंट है जिसपे हम वर्कआउट करेंगे आज, सैलरीज। अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी की एंट्री कितने तरीके से होती है, हम पहले इस पे वर्कआउट करते हैं। तो जनरली जो हमारी बुक्स में एंट्री होती थी, जो हम इनिशियल बुक्स में करते हैं, वो हम कभी भी ड्यू एंड पेड बेसिस पे नहीं करते। तो पहली एंट्री जो सैलरी की हम मारते हैं, तो पहला जो तरीका है वो हमारा क्या है, पेड बेसिस। ठीक है, सपोज करिए एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास दो एम्प्लॉय हैं, राम एंड श्याम। राम इज गेटिंग सपोज 12,000 पर मंथ से सैलरी, श्याम इज गेटिंग 15,000 पर मंथ एज सैलरी। ठीक है बेटा, तो 12,000 पर मंथ, श्याम इज गेटिंग 15,000 पर मंथ। अब हमारे पास तीन तरीके हैं सैलरी देने के। जब देखें क्या क्या तरीके हैं, पहले तरीके में हम करेंगे क्या क्या करेंगे सैलरी का, पेड बेसिस पे। ठीक है, ओनली पेड बेसिस, यानी कि पेड की एंट्री करेंगे। पेड एंट्री इज मेड। क्या होगी पेड की एंट्री, कोई बोलेगा? हाँ बोलो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू। ठीक, तो पहली एंट्री हुई हमारी
सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक कैश एक्सेट्रा, जो भी आप यूज करना चाहें मेथड। ठीक है, तो कितनी की हुई एंट्री में बेटा? सपोज हमने यहाँ पे राम की और श्याम की दोनों की दे दी। ठीक है, ठीक है, तो हम करेंगे क्या? 27,000 और यहां पे क्या हो जाएगा बैंक के कैश में? 27,000। ठीक, प्रैक्टिकली अगर हमने 2 चेक दिए हैं तो क्या ये सही है? 2 ही चेक देंगे, बैंक से करेंगे तो भाई राम और श्याम का एक अकाउंट तो है नहीं। थ्योरेटिकली इट्स लुक वेरी इफेक्टिव, कर दी हमने एक एंट्री, बट प्रैक्टिकली इट्स अ प्रॉब्लम। ठीक, तो जब हम थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली को करते हैं तो हम इसको मैचअप भी करेंगे। तो थ्योरेटिकली हमारी एंट्री हो गई बीइंग सैलरी पेड फलाना ढिमकाना वाइट चेक नंबर सो एंड सो एंड सो। अब इसमें प्रैक्टिकली क्या प्रॉब्लम होगी? क्या प्रॉब्लम होगी? ए एंट्री में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है? नहीं, इस पर्टिकुलर एंट्री में क्या दिक्कत है? लेजर वाला पार्ट तो सेकंड में कवर हो जाएगा, इस पर्टिकुलर में क्या प्रॉब्लम है? आप देखिएगा टैली या कोई भी सॉफ्टवेयर होगा तो उसके अंदर हम रिकंसिलिएशन करते हैं ना। रिकंसिलिएशन का क्या मतलब होता है? बैंक रिकंसिलिएशन जब हम करते हैं, अगर मैंने बैंक से पेमेंट दी है तो मैं ये देखता हूं कि क्या ये चेक क्लियर हो गया मेरा। दोनों का चेक मैंने 27,000 का एक ही एंट्री में डाल दिया। अब सपोज करिए एक का चेक है 12 का, एक का चेक है 15 का। एक का चेक 10 तारीख में पड़ा, एक भूल गया, उसने 15 दिन बाद चेक डाला। एक का 10 में पड़ा, एक का 25 में पड़ा। 10 वाले का क्लियर हो गया 12 में, 25 वाले का क्लियर हो गया 27 में। अब जब मैं बैंक रिकंसिलिएशन करूंगा, ये तो एंट्री तो एक है टैली में, एंट्री तो एक है टैली में, तो डेट कौन सी डालूंगा? तो देयर इज अ प्रॉब्लम। तो अगर आप टैली में डायरेक्ट अप्रोच ले रहे हैं, करते हैं बहुत लोग, हम मना नहीं करते, ऑल्दो आई डोंट प्रेफर दिस, पर टैली में प्रॉब्लम क्या होगी? क्योंकि दोनों चेक तो अलग अलग लोग के, बंदों के, तो क्लियर कब होंगे? अलग अलग डेट में क्लियर होंगे, तो रिकंसिलिएशन तो सही नहीं होगा ना। सपोज करो ये चेक कितने तारीख में क्लियर हुआ? 12 वाला, सपोज करो ये 14 में क्लियर हो गया, दूसरा वाला आपका 27 में क्लियर हो रहा है। मैं 15 का रिकंसिलिएशन देखूंगा, अब अकाउंटेंट क्या कहेगा? यार क्या करूं? तो कहेगा कोई बात नहीं, महीने में एक बार तो देखना है, 27 में दोनों चेक क्लियर कर देगा। महीने के एंड में तो उसका रिकंसिलिएशन मैच कर जाएगा। लेकिन अगर मैं डे के बीच में देखूं, 15 तारीख को देखूं या 17 तारीख को देखूं, तो ये पूरा रिकंसिलिएशन में खड़ा दिखेगा। मैं कहूंगा यार ये तो चेक क्लियर हो गया, और सर वो आखिरी में एक एंट्री मारनी है ना। तो वो प्रॉब्लम क्या करेगा? एक गलती का खामियाजा कैसे देगा? अगली बार उसका रिकंसिलिएशन एक ही डेट में कर देगा, वो बाद वाली डेट मानेगा, पहली वाली में तो नहीं कर सकता, बाद वाली डेट मानेगा। तो प्रैक्टिकली हमारे पास ए में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम इज दैट देयर आर 2 checks in different name, which will get cleared on different dates. Therefore, reconciliation is not possible in software, Tally, Busy, etc. Got my point? अच्छी तरह समझ में आ गया ये? तो पहला मेथड इसलिए अप्रोप्रिएट नहीं है। दूसरा रीजन आपने बहुत अच्छा दिया। अगर मैं ये देखना चाहूं कि 12,000 वालों को कितनी पेमेंट दी, हो सकता है राम तो 3 महीने लगातार आया, श्याम 2 ही महीने आया। अब मुझे राम का ही अकाउंट देखना है, तो इस केस में मैं वो अकाउंटिंग प्रॉपर चेक नहीं कर पाता, क्योंकि कंबाइन एंट्री हो गई। तो या तो मैं अलग अलग एंट्री मारता, तो भी एक बार को चलो फिल्टर लगा लेते कि 12-12 हज़ार की कितनी एंट्री है। और पॉसिबिलिटी ये भी है ना, कभी 12 मिले, कभी 11,500 मिले, कभी 11 मिले, अगले महीने एक दिन एक्स्ट्रा ओवर टाइम के लिए 12.5 मिल गए।
तो देयर कैन बी अ वेरिएशन इन द मंथली पेमेंट ऑल्सो। ये जो 27 जा रहा है कभी 28 भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द वर्किंग। भाई बंदे को एक जैसी सैलरी तो नहीं मिलेगी, तब उस केस में हम इसके ऊपर वर्कआउट नहीं कर सकते। तो आई रियली डोंट प्रेफर दिस स्ट्रेट मेथड ऑफ पुटिंग द एंट्रीज। ठीक, तो दूसरा तरीका क्या है हमारे पास एंट्री पुटअप करने का, एंड यहां पे हमारी एडजस्टमेंट एंट्री आती है फाइनल अकाउंट में। यहां पे आएगी एडजस्टमेंट एंट्री, बताऊंगा किसमें एडजस्टमेंट एंट्री जनरेट होगी किसमें नहीं होगी। यहां पे क्या होगा, दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉई राम अकाउंट टू एम्प्लॉई श्याम अकाउंट। ठीक, क्लियर। और ब्रेक कर दो, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉई राम अकाउंट, फिर दोबारा सैलरीज अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉई श्याम अकाउंट। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? ठीक, तो आपने सैलरी ड्यू करी, सैलरी कितनी हो गई यहां पे 27,000, राम के अंदर पास कितनी गई 12,000, श्याम के पास कोई दिक्कत? ये हमने ड्यू कर दी, अब हम इसकी पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, अलग अलग या कंबाइन दोनों ही तरीके हैं। एम्प्लॉई मैं अलग अलग तरीके को प्रेफर करता हूं, आई प्रेफर दिस वन, आई डोंट प्रेफर दिस वन। ठीक है, ये प्रेफरेंस फैक्टर है मेरा, प्रेफरेंस। ठीक है, एम्प्लॉय राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिमिलरली दूसरा वाला, कोई दिक्कत? अब आप कहेंगे सर जब ये एंट्री हम इस तरह से करेंगे, इस एंट्री इस तरह से करेंगे तो होगा क्या? वो प्रैक्टिकल है बेटा जिसमें ESI PF लेके चलते हैं, दैट विल कम हियर। एकेडमिक वालों को जरूरत नहीं, एकेडमिक वालों के लिए दो ही काफी है। ठीक है, तो अगर आप 11th में हैं तो आपके लिए एकेडमिक आराम से समझ में आएगा, तरीका समझ में आया। डायरेक्ट एंट्री को ब्रेकअप भी कर सकते हैं या अलग अलग भी कर सकते हैं। क्लियर, ये डायरेक्ट एंट्री भी दो तरीके से हो सकती थी, सैलरीज अकाउंट डेबिट 12,000 टू बैंक और कैश अकाउंट 12,000। प्रेफर मैं वो भी करता, डायरेक्ट में मैं वो भी प्रेफर करता। कंबाइंड मत करो एंट्रीज को, कंबाइंड एंट्री करना बिल्कुल गलत है। ये प्रैक्टिकली हमने बहुत सारी कंपनीज में देखा, और प्रैक्टिकली मैं आप सबको समझा भी रहा हूं कि जब हम टैली पे इन पे रिकंसिलिएशंस करते हैं तो ये वर्कआउट नहीं होता। तो डोंट गो फॉर एनी डायरेक्ट एंट्री, आपको ही प्रॉब्लम होगी। हमेशा ध्यान रखिए, काम करने से ज्यादा काम का चेक करना और बाद में उसी काम को दोबारा समझना आपके लिए भी बहुत मुश्किल होता है। तो काम को आराम से और ध्यान से करिए, करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद उसको समझना। 5 साल बाद अगर मैं आपकी किताबें खोल के देखूंगा, भाई बहुत बढ़िया काम किया है, तभी तो समझ में आएगा। तो उसके लिए क्या जरूरी है, साफ हैंड राइटिंग। अगर जैसे मैंने लिखा, ये बच्चों के लिए मैं बोलूंगा साफ हैंड राइटिंग, मेरी थोड़ी सी खराब है और अच्छी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि बिना लाइंस के थोड़ी सी और हैंड राइटिंग खराब हो जाती है। बोर्ड पे लिखना एक अलग काम होता है, कॉपी पे अलग काम होता है। ठीक है बेटा, साफ हैंड राइटिंग, प्रॉपर प्रेजेंटेशन। ए यहाँ पे है तो बी यहाँ पे, ए के यहाँ पे कुछ नहीं है, देखिए लाइन से इधर ही गया सब कुछ, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन पार्ट। अगर 27,000 की लाइन ये है तो नीचे तक देखिए लाइन यही जा रही है। जगह अगर 27,000 की है तो इधर वाली लाइन इधर ही आ रही है। वो थोड़ा जगह की कांस्टेंट होने की वजह से या लाइन एंट्री बड़ी होने की वजह से मेरे को दिक्कत हुई। पर आप जब काम करें तो ये सिमिट्री, इसको कहते हैं सिमिट्री। इफ माई वन हैंड इज दिस मच हाई एंड अनदर हैंड इज इतना हाई, तो मैं कैसा लगूंगा, बेकार ना। तो भगवान ने हमारे बीच में अगर आप ध्यान से देखें तो सिमिट्री बनाई है।
इंसान एक सिमेट्रिक फिगर है, ये आंख बराबर, एक आंख बड़ी एक आंख छोटी तो अजीब लगता, ठीक है। तो भगवान ने हमारे को सिमेट्रिकल बनाया है, इसी तरीके से हमें अपनी किताबों को या किसी भी चीज को सिमेट्री में रखना चाहिए। अगर आप किसी भी चीज को सिमेट्री में नहीं रखोगे, टेक्निकली सही नहीं रखोगे, तो यहां आपके आधे नंबर तो वैसे एग्जाम में खत्म, समझ लीजिए। अगर टीचर को आपकी कॉपी चेक करने में समय लगा तो वो घर का झगड़ा आपकी कॉपी पे निकाल देगा, नंबर नहीं देगा। अरे यार घर में झगड़ क्या, इसकी कॉपी चेक करते करते परेशान हो गया, आधा क्वेश्चन यहाँ का रखा, आधा वहां का रखा, पहले इसको कर दिया फिर उसको कर दिया, बीच में यू लिटरली विल लूज मार्क्स। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। कोशिश करिए सीक्वेंशियल पेपर देने की। जो मेरे 11th के बच्चे हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, सीक्वेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करिए। जगह नहीं बचती तो गैप दिमाग में क्रिएट करिए, मेरे 2 पेज में आएगा, छोड़ते जाइए जगह, आखिरी तक कंप्लीट करिए, ठीक है। सीक्वेंशियल, उल्टा सीधा मत करिए कि मेरे को 12 पहले आता था, मैंने पहले 12 करूंगा, फिर 10 कर दिया, फिर 8वां समझ में आया वो कर दिया, फिर पहला समझ में आ गया, घिचपिच कर दी। और बेचारा जब कॉपी पेज पलटता है ना एग्जाम में चेक करने के लिए, 100% यू विल लूज मार्क्स। किस किस का चेक करने जाओगे? यू आर क्रिएटिंग फ्रस्ट्रेशन इन अ पर्सन व्हाइल ही इज चेकिंग। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक टिप है मेरी तरफ से। ऑलवेज डू अ वेरी क्लीन हैंड राइटिंग, ठीक है, विद अ सिमेट्रिकल प्रेजेंटेशन, बेटर प्रेजेंटेशन। समझ में आ गया? अमाउंट हमेशा राइट अलाइंड होते हैं। अमाउंट के नीचे अमाउंट लिखना है तो देखो राइट अलाइंड है, आप ध्यान से देखिए, अमाउंट के नीचे अमाउंट राइट अलाइंड होगा, टोटलिंग में आसानी होगी। क्लियर हो गई मेरी बात यहाँ पे अच्छी तरह से? तो ये हो गया। अब आप कहोगे कि इसके अंदर एडजस्टमेंट कहां से आई, 11th वाला जो हमारा एडजस्टमेंट का पार्ट है वो कहां से आया? उसके लिए हम थोड़ा सा इसको ब्रॉडली समझते हैं, फर्क कहां आया। समझिएगा एडजस्टमेंट कहां से आई। एडजस्टमेंट का मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं, बेसिक ऑफ एडजस्टमेंट। आई एम नॉट गिविंग यू अ नॉर्मल एडजस्टमेंट एज एक्सप्लेन्ड इन योर बुक्स, आई विल गिव यू अ बेसिक एडजस्टमेंट। सपोज करिए राम ने ज्वाइन करा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 15th ऑफ मे 2022, ठीक बेटा। पूरे साल उसने अच्छा काम किया, बढ़िया काम किया। हम जनरली सैलरी कब देते हैं? हम जनरली सैलरी देते हैं 1 महीना जब बंदे का पूरा होता है। तो अब मेरे पास ऑप्शन 2 थे, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। आई विल गिव राम 16 days सैलरी, और रेदर 17 days सैलरी for May 22, right? And then regular monthly, ठीक है बेटा। ऑप्शन 2 क्या कहती है? राम की सैलरी 15 से 14 जून एंड सो ऑन। क्लियर? दोनों ऑप्शन है। आप अगर प्रैक्टिकली काम कर रहे हो और इवन थियोरेटिकली काम कर रहे हो तो आप कौन सा ऑप्शन चुनोगे? आपके दिमाग में किस किस का ऑप्शन 1 में हाथ है और कौन कौन ऑप्शन 2 में जाना चाहता है? ऑप्शन 1। कौन ऑप्शन 2 में जाना चाहता है? कोई कहेगा ऑप्शन 2? आप कोई नहीं? ऑप्शन 2 अच्छा नहीं है, हाँ बोलिए। किसमें? इसमें आसान हो जाएगा, महीने का महीने रखो भाई। 1 तारीख हो गई मेरा महीने का पैसा आ जाए, 30 तारीख क्लोज हो गई मेरा महीने का पैसा आ जाए, याद रहता है। इवन वी हैव अप्लाइड दिस ऑप्शन, ठीक है। तो हम इस ऑप्शन पे जाना चाहते हैं, तो दिस इज अ प्रेफर्ड ऑप्शन, ठीक है, और इसी पे वर्कआउट करेंगे। दिस इज अ नॉट प्रेफर्ड ऑप्शन, ठीक। अब प्रॉब्लम यह कि इस ऑप्शन में क्या आपके पास एडजस्टमेंट आएगी? अब ध्यान से समझिए, राम की 70 डेज की सैलरी मिल गई। सैलरी ड्यू कब होती है? इसमें 2 ऑप्शन है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ठीक है। ड्यू हुई हमारी 31st को या 30th को, और पे हुई 30th को या 31st को, ठीक। दूसरे में ड्यू हुई हमारी 31st को या 30th को
और पे हुई हमारी 7th को। ऑप्शन 3 ड्यू हुई हमारी 1st को और पे हुई 7th को। ठीक है, अब इतनी डीप में आपके 11th में नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज वी आर डूइंग एवरीथिंग प्रैक्टिकल, तो हम उसको प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से समझते हैं। तो भाई ऑप्शन 1 क्या कहती है, 31st को ड्यू हो गई, ये ड्यू है, ये ड्यू है, ये ड्यू है, ड्यू हुई 31st 30th को, पे हुई 31st 30th को। इस केस में जब ड्यू होती तो आप ये करते और उसी दिन पे कर देते, एडजस्टमेंट नहीं होती। ठीक, कोई दिक्कत। अगर हम इस ऑप्शन को लेते हैं और हम ये वाला मेथड लेते हैं, 31st 30 को ड्यू और पे 7th को करते, तो क्या एडजस्टमेंट होती? अब समझाऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो समझिए। तो हम पहले वाले को लेते हैं, एडजस्टमेंट इसी में आती है। ठीक है, पहले वाले ऑप्शन में एडजस्टमेंट आती है। आपने क्या करा, पे कर रहे हो सीधा आप पेमेंट बेसिस पे, तो आपने पहले वाले में पेमेंट की एंट्री कब करी, 30 को 31 को। तो राम की अगर सैलरी देखा जाए कब कब ड्यू हुई बेटा, हाँ 31st में, ठीक है, 30th जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, ड्यू हुई 30 को, सब लास्ट डेट्स हैं। अब पे कब हुई, ऑप्शन 1 में पे कब हुई, 31st 30 लाइक दैट। ऑप्शन 2 में 7th ऑफ जून। तो मार्च वाली कब पे हुई, ठीक। ऑप्शन 3 फर्स्ट में ड्यू हुई। ठीक है, अगर हम पहला मेथड ले रहे हैं तो ड्यू का कंसेप्ट ही खत्म हो गया। नो ड्यू इन मेथड ए। ठीक, पेमेंट होती है ना सीधी, ड्यू होती ही नहीं है, इसीलिए एडजस्टमेंट आती है। अगर हम ड्यू कर रहे हैं, ये थोड़ा मुश्किल है, मैं एक बार और इसको समझाऊंगा भी आपको। अगर हम ड्यू कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट में तो चली गई ना। बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे, हमने आपको बैलेंस शीट दिखाई है ना, अब एडजस्टमेंट्स बैलेंस शीट समझाएगी, समझिएगा। तो इस केस में ड्यू होगी ही नहीं, इस केस में पेमेंट होगी। ठीक है, तो पहली एंट्री क्या होगी इस केस में, अगर हम मेथड ए लेके चलते हैं, अब हम यहां ले आते हैं आपको, मेथड ए ले रहे हैं, पहली एंट्री क्या होगी बेटा, राम को लेके चल रहे हैं, सिर्फ शाम की बात नहीं कर रहे। राम की एंट्री कितनी है, 12,000 की। ठीक है, तो क्या होगी पहली एंट्री हमारी, सैलरी अकाउंट डेबिट, राम भी नहीं लिखते बेटा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू अमाउंट अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं 15 दिन का दिया 6,000। ध्यान नहीं दे रहे आपको, ये कौन से महीने की सैलरी है, मई 22। तारीख क्या होगी, 7th 6th 22, 7/6/22, ये वाला है, दिस प्लस ऑप्शन 1। ठीक है, अगर हम इसके साथ ऑप्शन 1 लेंगे, ए प्लस ऑप्शन 1, ठीक है बेटा, तो क्या होगी हमारी 31st 5/22। ठीक है, कोई दिक्कत। लास्ट वाली एंट्री क्या होगी हमारी, 31st 3/23। टू बैंक कितनी होगी, 12,000। क्या कोई एडजस्टमेंट होगी, हाँ जी,
क्या कोई एडजस्टमेंट होगी? नहीं है ना? अब आती है प्रॉब्लम। अभी हम इसका ए का ऑप्शन 1 लेके चल रहे हैं, ठीक? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? यहां पे ए का ऑप्शन 1, ठीक? अब इसी को ट्विस्ट करते हैं, इसी को ट्विस्ट करते हैं। मैंने मार्च की सैलरी नहीं दे पाया, ठीक? मैं फरवरी की भी सैलरी नहीं दे पाया, तो ऑब्वियस सी बात है ये दो एंट्री तो हुई नहीं होंगी ना? नहीं हुई। अब मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनल करनी है, हाँ या ना? पेमेंट तो नहीं हुई, ठीक? तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारे पास नॉट पेड सैलरी फॉर मंथ ऑफ फरवरी 23 एंड मार्च 23। एनी प्रॉब्लम? यहां समझ में आ रही है बात? क्या हुआ होगा? आप सबको समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? स्लो तो नहीं है? तेज तो नहीं है? ये वाली एंट्री नहीं हुई होगी, ठीक? ये वाली एंट्री तो नहीं हुई। मेरी बुक्स में क्या दिख रहा है? अगर मैं अपना ट्रायल देखूंगा, बनाऊंगा, तो मेरी बुक्स में क्या दिखेगा? सैलरी क्या दिखेगा बेटा? सैलरी कितनी दिखेगी सैलरी? कैलकुलेशन करिए। 6000 कब ज्वाइन किया? मई। अप्रैल मई छोड़ दो, बचे महीने 10 में से पेमेंट करी 8, तो 12 8 जा 96। 1,02,000। अब आप अपनी बुक्स में आ जाइए। जब आपकी 11th की बुक्स मिलती है तो आपको कहेगा सैलरी पेड इज 1,02,000 और एडजस्टमेंट क्या देगा? 2 month सैलरी इज ड्यू एंड हैज नॉट बीन पेड। ये है उसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन। अब एडजस्टमेंट क्या होगी आपकी 11th के अंदर? ये आपके पास ट्रायल होगा बेटा और एडजस्टमेंट होगी आपके पास 2 month सैलरी at the rate 12,000 per month is not paid, ठीक है, till 31st March 2023। ये बात समझ में आई? यस सर। अब जिन को थोड़ा सा ये आता है उनका दिमाग खुलना शुरू हो गया होगा। जिन को ये आता है उनको दिमाग खुलना शुरू हो गया। आगे बाद में बढ़ूंगा, पहले पूरा समझाऊंगा, दोबारा 3 बार समझाऊंगा, एक बार और समझिएगा। जिन का दिमाग इसको जानता है वो यहां से दिमाग खुलना शुरू हो गया होगा। जो ऑडिट में जाते हैं हमारे बच्चे, जो प्रैक्टिकल वर्किंग कर रहे हैं, उन सबको समझ में आएगा कि आखिर ये एडजस्टमेंट्स क्या है। क्लियर? हम शुरू से करते हैं। हम 11th की बुक्स अगर पढ़ते हैं, एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट का चैप्टर आता है हमारा। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की हम बात करते हैं तो हमने एक छोटी सी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ली कि राम और श्याम 2 बंदे हैं। राम अकाउंट डेबिट 12,000 सैलरी है, श्याम की 15,000 सैलरी। कोई दिक्कत तो नहीं? अब प्रॉब्लम क्या है? हम एक डायरेक्ट एंट्री मारते हैं, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, पेटीएम, आरटीजीएस, एनईएफटी, एनीथिंग। क्लियर? नरेशन हम लिख देते हैं 27,000 की पेमेंट हो गई, ठीक? एनईएफटी है, आरटीजीएस है, तो एक ही बारी में हो गई। तो जो मैंने यहां लिखा है, प्रॉब्लम इज दैट देयर आर 2 चेक्स इन डिफरेंट नेम, तो चेक वाली प्रॉब्लम खत्म, एक ही दिन में रिकंसिलिएशन हो जाएगा, वो प्रॉब्लम खत्म, ठीक? लेकिन अगर हमने चेक दिया तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि चेक एक अलग डेट में हो सकता है, एक अलग डेट में क्लियर हो सकता है। तो मैं एक कंबाइंड एंट्री ना मारूं, तो कंबाइंड एंट्री ना मारूं तो एंट्री क्या होगी? सैलरीज अकाउंट डेबिट 12,000 टू बैंक और कैश 12,000। उसके बाद सैलरी अकाउंट डेबिट 15,000 टू बैंक और कैश 15,000। 12 वाली के नीचे नरेशन में आएगा बीइंग राम सैलरी पेड फॉर मंथ ऑफ सो एंड सो। 15,000 के नीचे आएगा श्याम सैलरी पेड फॉर मंथ ऑफ सो एंड सो। ये क्लियर हो गई बेटा बात अच्छी तरह से, बढ़िया तरीके से। अब
ये हुआ हमारा डायरेक्ट मेथड जो हमारी एडजस्टमेंट एंट्रीज को जन्म देता है, जो हमने 11th में पढ़ी। 11th के अंदर हम इन एंट्रीज पे बेस करते हैं। वहां पे हमेशा मैक्सिमम जो बुक्स बनती हैं वो पेड बेसिस पे बनती हैं, एक्रूअल बेसिस पे नहीं बनती। जिसकी पेमेंट कर दी उसकी एंट्री होती है। अकाउंटेंट को कुछ नहीं पता एडजस्टमेंट का, वो कहता है भाई साहब जो एंट्री मैंने तो एंट्री चढ़ा दी। पेमेंट बेसिस पे चलाता है, बुक्स हमेशा पेमेंट बेसिस पे बनाता है। बिल बुक करके बिल की पेमेंट मिनिमम लोग करते थे पहले। क्लियर हो गई बेटा बात यहाँ पे अच्छे से? उसकी वजह से एडजस्टमेंट एंट्री जनरेट होती थी, जिसमें हमें आखिरी में पता लगा मेरे लेजर में तो ट्रायल में तो 1,02,000 की पेमेंट आ रही है, और एडजस्टमेंट दे दी भैया 2 महीने की सैलरी हमने पे नहीं करी। जब पे नहीं करी 2 महीने की सैलरी, तो मुझे पता लगा 12,000 के हिसाब से 24,000 है, तो मुझे उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो जो आपको 11th में बच्चों को एडजस्टमेंट सिखाते हैं वो यही सिखाते हैं कि भाई पूरे साल की एंट्री सैलरी पे नहीं कर पाए तो एडजस्टमेंट करने की जरूरत क्या है। यहां एडजस्टमेंट करने की जरूरत हमारा AS9 लाता है, जो ICAI के द्वारा प्रिस्क्राइब है। AS9 आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। वो ये कहता है जो अकाउंट्स आप बनाते हो वो हर किसी बिजनेस के सेम दिखने चाहिए। अगर एक बिजनेस एक चीज की ट्रीटमेंट एक कर रहा है तो दूसरा भी एक करे, तीसरा भी एक करे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आप जूते पहनते हो, क्या कभी आपने लड़कों ने अगर किसी का 8 नंबर का या 9 नंबर का पैर है तो चाहे वो बाटा का ले ले, चाहे लखानी का ले ले, चाहे वो रेड चीफ का ले ले, चाहे वो किसी का भी जूता ले ले, उसको 8 नंबर का जूता आता है तो 8 नंबर का सबका जूता आएगा। ऐसा कभी नहीं होता कि 8 नंबर का जूता पहनता तो लखानी का 9 नंबर का आ रहा, उसका 8 का आ रहा, उसका 7 का आ रहा, ऐसा तो नहीं होता। तो यानी कि द कंपनी हैज स्टैंडर्डाइज्ड द साइज। अगर उनके साइज स्टैंडर्डाइज नहीं होंगे तो उसके ग्राहक कॉमन नहीं हो सकते। आदमी जितना कंफ्यूज होगा उतना वो उसके चीजों को लेने में दिक्कत करेगा। तो कहते हैं यार ये लोकल होगा ना। व्हाट डू यू मीन बाय लोकल? लोकल क्या होता है, यहां से आपको लोकल का समझ में आएगा। नाउ स्टैंडर्डाइज क्या होती है, लोकल क्या होती है। जो कंपनी बड़ी होती है वो स्टैंडर्ड्स फॉलो करती है। स्टैंडर्ड्स मतलब 8 नंबर का जूता 8 नंबर का जूता ही होगा, बराबर साइज होगा, उनके स्टैंडर्ड्स है, ठीक है। लेकिन जो लोकल कंपनी होती है उसके पास उतनी मूलभूत सुविधाएं नहीं होती कि वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे। लोकल बंदा लगा दिया, मशीन्स नहीं है, कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं हो रही, फर्में खराब है उनके, अलग अलग चीजों के अलग अलग चीजें आ रही है। चमड़ा कहीं से सिकुड़ गया, छोटा हो गया जूता, कहीं से बढ़ गया, बड़ा हो गया जूता, तो न्यूमरस वहां पे डिफॉर्मेलिटीज हो जाती हैं। क्लियर हो गई भैया? तो जो लोकल कंपनी का जूता लोगे वो कभी आपके फिट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप लखानी, बाटा, इन सब दे आर वेरी स्टैंडर्ड्स। कंपनीज के कपड़े हम क्यों लेते हैं? क्योंकि वो स्टैंडर्ड बनाती हैं। तो यहां पे AS9 क्या कहता है, गवर्नमेंट ने एक CA का इंस्टीट्यूट बनाया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनाए। उनका काम कुछ नहीं है, आप सब इंटेलिजेंट हैं, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई बहुत अलग लोग नहीं है। आपने जो काम किया वो सबकी समझ में आए और सबका काम एक जैसा हो, जिससे कि जो गवर्नमेंट है या जो उन डाटा को यूज करने वाला एक नॉर्मल इंसान है वो उन डाटा को समझ के यूज कर सके। इसलिए हमें बताया गया कि भाई आप ये स्टैंडर्ड्स फॉलो कराएं। सबकी किताबें सही बननी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। किसको समझ में आनी चाहिए? यूजर ऑफ अकाउंट्स को। चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो क्रेडिटर हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, या गवर्नमेंट एज अ इनकम टैक्स फंक्शन कर रही हो, गवर्नमेंट एज अ GST फंक्शन कर रही हो, या कोई भी हो, स्टैटिस्टिकल डाटा आपका ले रहे हो वो हो, कोई बाहर की कंपनीज आपका डाटा ले रही हो कि हमें इन्वेस्ट करना है इंडिया में, कौन कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट करते, वो भी तो आपके डाटा को यूज करते हैं, ठीक है। तो वहां पे आपका डाटा स्टैंडर्डाइज हो जाए, इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आए। जो बड़ी कंपनीज है, लिमिटेड कंपनीज है, गवर्नमेंट ने कहा रे मानना पड़ेगा, यू हैव टू फॉलो। थोड़ी छोटी कंपनियां रिकमेंडेटरी, मान लो यार अच्छा रहेगा। छोटे वाले अरे तुम्हारी इच्छा है, तो छोटे वाले बड़े खुश हुए, अरे बच्चा हमें तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। अरे भैया तुम्हारी अभी वैल्यू ही नहीं है, तुम कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते, तुम स्टैंडर्ड फॉलो करो या ना करो, गवर्नमेंट को फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो जब आप, जैसे हम कई बार कहते हैं, मैं कई बार एम्प्लॉइज को कहता हूं बेटा तेरे 2 दिन आने या 3 दिन आने से मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसकी वैल्यू नहीं है मेरी नजर में, यानी कि उसके आने ना आने से मेरे बिजनेस पे फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन किसी एम्प्लॉय को छुट्टी वाले दिन कहते भाई तू आया क्यों नहीं, कल की छुट्टी क्यों कर ली, परसों की छुट्टी क्यों कर ली, नाउ ही इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो व्हेन द गवर्नमेंट सेज लिमिटेड कंपनीज you should follow standard, they are important for the government, right? And when the छोटा दुकानदार he says अरे हमें नहीं फॉलो करने, तो he is not important, तो वहां उसको खुश नहीं होना चाहिए, दुखी होना चाहिए, यार I am not important, I am not important, why I am not important? तो एज अ सी हम कोशिश करते हैं इन स्टैंडर्ड्स को हम सबसे फॉलो कराएं।
यह बात समझ में आई? तो अब एक कंसेप्ट जो मैं AS9 का आपको समझा रहा हूं, बहुत मुश्किल नहीं है, समझ लीजिएगा। इसका नाम है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ये कहता है जिस साल की आप इनकम ले रहे हो उस साल के खर्चे भी लो। इस बंदे ने मेरे यहां पे काम कितना करा, मई से लेके पूरा मार्च तक करा, तो इसका खर्चा सिर्फ जो मैंने दिया वो नहीं है 1,02,000, मैंने उसको भी 12 दूनी 24 और देने थे। अगर मैंने टाइम पे दिया होता तो मेरे कितने होते, 1,26,000, 1,26,000 मैंने उसको पे किया होता। तो मेरा खर्चा तो 126 का है ना भाई। मैंने पे किया, मेरी जेब में नहीं थे पैसे, वो एक अलग प्रॉब्लम है, लेकिन खर्चा तो उसका 126 का हुआ ना। सेल आप करते हो, आपका अगर पैसा नहीं आया तो डेटर में खड़ा हो जाता है ना, पर इनकम तो आपकी सेल हो गई ना, तो उस इनकम के अगेंस्ट एक खर्चा तो पूरा 126 का लोगे ना। यहां पे एडजस्टमेंट आती है। तो एडजस्टमेंट कहां पे आई, वेयर हैज द एडजस्टमेंट कम इन? एडजस्टमेंट यहां पे आई बेटा कि अब ये 2 महीने की सैलरी जो आपने पे नहीं करी, इसको भैया बुक्स में घुसाओ। कैसे घुसाओगे, मेक एन एडजस्टमेंट एंट्री। नो, व्हाट इज द एडजस्टमेंट एंट्री? क्योंकि आपने पे तो किया नहीं ना, पे करने वाले अब। तो हम एडजस्टमेंट एंट्री क्या करते हैं बेटा, क्या करते हैं, यहां पे ले लेते हैं इसके अंदर, ये रब कर सकते हैं हम। हाँ, क्या होगी एडजस्टमेंट एंट्री हमारी, सैलरी खर्चा तो बुक करना है, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी या सैलरी पेबल अकाउंट। ठीक है, ठीक है बेटा, कितनी है बेटा, 24,000। ठीक, यहां पे किसी को कोई कंफ्यूजन? यस, वो भी पेबल है, देना ही है, सैलरी पेबल लिख दो तो भी एक ही बात है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी पूरा लिख देते हैं। बिल्कुल, जब हमें देना है तो हम आउटस्टैंडिंग सैलरी या सैलरी पेबल अकाउंट। हाँ, लायबिलिटी है, बिल्कुल हमारी लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी जो विद इन ईयर मुझे पे करनी, तो अगले महीने मांग लेगा वही पैसा, इसकी सैलरी हो तो लेगा। अब हम 2 अकाउंट्स पे इसका इंपैक्ट देखते हैं। हमारा जो शुरुआत से तरीका है वो है हमारा किस किस पे, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, यहां तक समझ में आ रहा है सबको अच्छी तरह से? कोई कंफ्यूजन किसी को? मैंने पहले पार्ट को एक्सप्लेन किया है पूरा का पूरा, अभी एक बार और एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, P&L अकाउंट में आप क्या लिखोगे, 2 सैलरीज कितनी, हाउ मच, ट्रायल से उठाओगे फिगर, एड आउटस्टैंडिंग सैलरी, हाउ मच इज द अमाउंट, मैं सब बच्चों को बोलना चाहता हूं सीक्वेंशियल राइट अलाइनमेंट प्रॉपर जरूरी है। अमाउंट कितना हुआ, ठीक है, बाकी एडजस्टमेंट्स आपकी आती रहेगी। अब आते हैं हम बैलेंस शीट पार्ट पे। बैलेंस शीट में क्या है, हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी, और ये सैलरी कितनी हो गई हमारी टोटल में, सैलरी कितनी हो गई भाई, सैलरी तो 1,26,000, तो ये क्या बैलेंस शीट में आएगी कहीं पे? हाँ भाई, बैलेंस शीट में 1,26,000 आएगा। हाँ, 1,26,000 बैलेंस शीट में कहीं आएगा, एसेट या लायबिलिटी में? हाँ भाई, देखो जिनका साइंस बैकग्राउंड है थोड़े घबरा रहे हैं, डोंट वरी अबाउट इट, मैं समझाने के लिए बैठा हूँ। हाँ बताओ, आएगा क्या बेटा, 1,26,000 आपका आएगा? तुम तो हाँ ना क्या बोल रहे हो, सही सोच के, पक्का समझ के हैं? तुम बताओ, तुक्का? कोई बात नहीं, ये बेचारी बैकग्राउंड से नहीं है अकाउंटिंग, लेकिन फिर भी ठीक है, आंसर नहीं आएगा। देखो P&L हमारा खर्चे का एरिया है, 1,26,000 खर्चा है, बैलेंस शीट का मतलब है जो देना है,
इट्स अ शीट, व्हाट वी हैव टू पे, व्हाट वी हैव टू गेट। तो हमें देना क्या है, सिर्फ 24 देना ना। तो हम यहाँ पे जो बैलेंस शीट, और लायबिलिटी कौन सी तरफ है, इधर एसेट है, हम क्या लिखेंगे, कितना आया, ठीक बेटा। अब आपने जो एडजस्टमेंट्स करी हैं अपने यहाँ पे, ये एडजस्टमेंट्स है, लॉजिक समझ में आया एडजस्टमेंट्स कैसे जनरेट होती हैं। 11th में तो आपको सिर्फ यही पढ़ा दिया गया कि भैया ये आई, वैसे समझाया, आई एम रॉन्ग, क्योंकि थियोरेटिकली कोई पढ़ता नहीं है ना पर थ्योरी में ये एक्सप्लेन है, ऐसा नहीं है कि नहीं है एक्सप्लेन, उसको ढंग से पढ़ो समझ में आएगा। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद अस, हम अकाउंटिंग कैश बेसिस पे करते हैं, पेमेंट करी एंट्री मार दो भाई। तो पेमेंट की एंट्री कितनी लगी, पेमेंट की एंट्री सिर्फ 1,02,000 की लगी, हमने जो 6,000 दिए वो, और जो हमने जनवरी तक दिया पैसा वो, 2 महीने की सैलरी नहीं दे पाए, तो वो 2 महीने की 24,000 की सैलरी की एंट्री नहीं लगी। जब वो नहीं लगी तो हमने सैलरी को डेबिट किया और आउटस्टैंडिंग सैलरी जो हमारी लायबिलिटी है उसको क्रेडिट कर दिया 24। तो अब हमारी P&L में तो खर्चा पूरा आएगा, सैलरी डाली, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड कर दी 1,26, और लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग सैलरी अरे बेटा ये तो बहुत बड़ा, भी तो मैंने ए समझाया, बी और सी कहाँ समझाया अभी, अभी तो ये भी बचा है, तू उसमें एसेट भी घुसा दे, अभी थोड़ी देर में रुक जाना, सब सीखोगे, कह रहा हूं ना, ये 15 दिन चलेगी, अब इसको होश मत लेना। जैसे हमने पेमेंट कर दी होती, सैलरी पे कर दी, इन बुक्स में डालना भूल जाते हैं तो भी सेम नहीं है भैया, सैलरी कर दी और बुक्स में डालना भूल गए तो बुक्स ही आपकी रिजेक्ट हो जाएंगी ना, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग द नॉर्मल प्रोसीजर फॉर पुटिंग द एंट्रीज इन द बुक्स। तो आपकी गलती है, गलती को डालो ना एंट्री को, बुक्स ही कंप्लीट नहीं करी तो करो ना बुक्स कंप्लीट। तो आउटस्टैंडिंग का तो लॉजिक ही नहीं बना ना, आउटस्टैंडिंग तो ये कि एक्चुअल में नहीं दी। जैसे मेरे जैसे जहां मैं काम करता हूं वहां पे डाटा लॉक कर देते हैं, अच्छा, उसके बाद मैं एंट्री नहीं डाल सकता, फिर उसको या तो नेक्स्ट क्वार्टर लेके जाओ या फिर नेक्स्ट ईयर लेके जाओ। अब देखो आपने एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताई, एंट्री तो थी पिछले महीने की, लेकिन क्योंकि डाटा लॉक हो गया आप बैक डेट में एंट्री नहीं डाल सकते, इसलिए आपको आगे फ्यूचर डेट में एंट्री डालनी पड़ेगी। अब यहां पे एक और कंसेप्ट आता है, प्रायर पीरियड आइटम्स तुम नई नई चीजें सीखोगे, प्रायर पीरियड मतलब पिछले पीरियड के आइटम्स, तब आपको एक एंट्री करंट में डाल के उसको प्रायर पीरियड आइटम में डाल के बैलेंस शीट में भी शो करना पड़ेगा। जनरली कंपनीज नहीं करती, पर आपकी क्योंकि कंपनी अच्छी है, एक अपना कंसेप्ट फॉलो कर रही है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, दिक्कत है लेकिन उससे आप पे भी प्रेशर है कि टाइम टू टाइम कंप्लीट करिए, क्योंकि शायद आपका 31 वाले पीरियड 7 या 10 तारीख तक खुलता हो कि चलो भाई 7 तारीख का डेट, तो 7 दिन आपके लिए बहुत है, अच्छी बात है, इट्स अ गुड कंसेप्ट कि आप अपनी एंट्रीज क्लोज करिए, दैट्स वेरी गुड, ठीक है। तो ठीक है, उसको फॉलो करेंगे तो अगले महीने में जब वो एंट्री करेंगे तो वो एडजस्टमेंट एंट्री होगी, वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट कंसेप्ट है। याद करिए अब आप अपना एक चैप्टर, कौन सा, जब कोई याद करके बताया 11th में कौन सा चैप्टर है इससे जो डील करता है। बीआरएस नहीं है, देखें किसको याद है, नहीं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं है, बोलिए। गलतियों को सही करने वाला चैप्टर, गलती को कहते हैं हम एरर, नहीं बोलो पूरा शब्द बोलो से, यस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाज द चैप्टर जो गलतियों को अगले पीरियड के अंदर जाके एंट्रियों को सही करता था। क्लियर हो गई बेटा बात, ये वो चैप्टर है जो आपका लॉक करने वाला तरीका प्रोसीजर फॉलो होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैंने आज आपको ये समझाया, ये मैंने आपको एक सिस्टम बताया जिसकी वजह से ये एंट्री जनरेट हुई, दिस इज द सिस्टम जिसकी वजह से ये आउटस्टैंडिंग वाली एंट्री जनरेट हुई। सिस्टम क्या था, राम ने ज्वाइन किया 15 मई को, दोबारा समझ लीजिए, कई बच्चों के चेहरे देख के मुझे समझ में आ रहा, भी समझ में नहीं आया, हमारे विशाल को लग रहा है समझ में नहीं आया, नहीं आया ना बेटा, नहीं थोड़ा सा लग रहा है ना शक्ल ऐसी नहीं, मुझे अंदाजा लग जाता है, चल तू एक्सप्लेन कर दे, आजा आजा, नहीं तो फिर कॉन्फिडेंस लाना, तो आके एक्सप्लेन कर फिर देखो क्या है, राम ने ज्वाइन किया 15 मई को, हम 17 दिन को मानते हैं सैलरी, एक आध दिन की छुट्टियों की मान लेते हैं, उसने 15 दिन काम किया तो 6,000 ड्यू हुए, तो पहली एंट्री उसकी 6,000 की हो गई, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसके बाद मई के बाद जून की सैलरी हुई होगी, जून की सैलरी दे दी, ठीक है।
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक की सैलरी दे दी, चाहे हमने 6 को दी हो, चाहे 7 को दी हो, चाहे उसी फाइनेंशियल ईयर में आ गई ना, 2 महीने की तो गई नहीं ना। अब 2 महीने की नहीं गई तो उसके हिसाब से हमने ये अपनी एडजस्टमेंट एंट्री बनाई। क्लियर? तो ये सिस्टम है। ऑप्शन 1 30-31 को ड्यू कर दो, पे भी कर दो। बहुत सारी कंपनीज ऑप्शन पे चलती हैं। ऑप्शन 2 30-31 को ड्यू कर दो, पे कर दो 7th को। मैक्सिमम कंपनीज इस पे वर्क करती हैं। ऑप्शन 3 1st को ड्यू करो, पे 7th को। ठीक है? तो बहुत सारी कंपनीज इस पे भी चलती हैं और इसको हम प्रेफर नहीं करते। 1 तारीख को मत ड्यू करो, लास्ट में ही ड्यू कर दो, आसान रहता है उससे वर्किंग में। क्लियर हो गई बेटा मेरी बात? ये एडजस्टमेंट समझ में आई, वो समझ में आई। ये वाला मेथड क्या फॉलो होता है? जब अगर ये मेथड फॉलो होता तो क्या होता? अगर ये मेथड फॉलो होता तो आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट की मारने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि इनके अकाउंट में पैसा ड्यू हो चुका होता। यहाँ पे दिखता आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिटर्स, यहाँ पे दिखता सैलरी क्रेडिटर्स, ऑटोमेटिकली 24,000 रुपए इसके अकाउंट में खड़े हुए दिखते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं होता, सैलरी क्रेडिटर्स दिखता फिर, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी की बजाय हमने उसके अकाउंट में ड्यू कर दी, भाई तेरे को देने, तब इस एंट्री की जरूरत नहीं होती। क्लियर? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के अंदर इस तरह की एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। ट्रायल को जो सैलरी हिट करती वो 26 ही करती। कल मैं इसको ऐड कर दूंगा, या चलो अभी कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। छोड़ो, आप समझ लीजिए अगर इस एंट्री सिस्टम पे चलते तो सैलरी हम हर महीने ड्यू कर रहे हैं, पे कर रहे नहीं कर रहे वो सेपरेट थिंग है। जब सैलरी ड्यू कर रहे तो यहाँ पे 26 आ जाता है ऑटोमेटिकली। ड्यू कर रहे पूरी ड्यू हो गई, ठीक, पेमेंट ही तो नहीं हुई। पेमेंट में इन दोनों के अकाउंट में खड़ा होता है एम्प्लॉय राम और एम्प्लॉय श्याम। सपोज एम्प्लॉय राम के 2 महीने के नहीं दिए तो बस यहाँ पे क्या आता, सैलरी क्रेडिटर्स, और यहाँ पे राम आ जाता 24,000, बस एडजस्टमेंट। और यहाँ पे ये एडजस्टमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ये सीधे 126 आता। ठीक है? इस मेथड के अंदर एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं होती, 126 आता और ये ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता। तो हम जो बुक्स करते हैं हम इस मेथड पे चलते हैं, हमें एडजस्टमेंट्स की जरूरत मिनिमम पड़ती है। क्लियर बेटा? तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहाँ पे विराम लेती है, कल हम दोबारा आएंगे। ठीक है? तो जिसको ये समझ में आया हो वो भी बोले, और जिसको समझ में नहीं आया वो भी कमेंट में दे। और अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो मेरी क्लास को आप लाइक से सब्सक्राइब करें, राइट में बेल आइकन है उसको दबाएं और कमेंट करें। थैंक यू।